बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा डिस्कशन मैंने आपको हीट ऑफ कंबशन का भी करके बताया था। मैंने कहा था हीट ऑफ फॉर्मेशन में जब हमें किसी चीज को बनाना होता है तो हमेशा हम एक मोल बनाते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और वो एलिमेंट मौजूद होने चाहिए अपनी मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में। और जब कंबशन में मैंने आपको ये बताया था, जब हम किसी चीज को जलाते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, तो जिसे हम जलाते हैं इट्स वन मोल इज टेकन ऑलवेज, हमेशा उसका एक मोल लिया जाता है। तो जिसकी हीट ऑफ कंबशन की आप इक्वेशन या रिएक्शन लिखेंगे उसे हमेशा एक मोल इस्तेमाल करेंगे, ना कम ना ज़्यादा, और उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। याद है आपको? तो एक मोल सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, उसे जलाने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलती थी उसे आप हीट ऑफ कंबशन कहा करते थे। उसके हम लोगों ने छोटे छोटे एक आध क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा ज्ञान की बातें, इंपॉर्टेंट टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट टिप्स में टिप नंबर 1 से। देखिए पहली टिप क्या कहती है? पहली टिप कहती है कि हीट ऑफ कंबशन, जो हीट ऑफ कंबशन होती है इट नेगेटिव ऑलवेज, ये हमेशा नेगेटिव होती है, नेगेटिव ऑलवेज एक्सेप्ट 3 केसेस, केवल 3 केसेस को छोड़कर। 3 ऐसी कंबशन रिएक्शंस हैं जिनमें हीट ऑफ कंबशन नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो जाती है, यानी वो एंडोथर्मिक हो जाती है। वैसे तो सारी कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं, पर 3 रिएक्शन एंडोथर्मिक हैं। मैं पहले भी एक बार आपको डिस्कस कर चुका हूं। कौन कौन सी बेटा? देखो, जिसे जलाना है यदि वो नाइट्रोजन है तो यहाँ नाइट्रोजन का हम एक ही मोल लिखेंगे। फ्लोरीन को जलाना है तो 1 मोल फ्लोरीन लिखेंगे, याद रखिए। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। जलाने के लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, आपको जितनी जरूरत है आप उतनी ले सकते हैं, इसके लिए आप फ्री। आपने ऑक्सीजन ले लिया बेटा, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया और क्या बनाया है? ट्वाइस N। या नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया और क्या बनाया है? हाफ N2O। या आपने क्या बनाया है? F2O। इसे कहते हैं लाफिंग गैस। बनाया, बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि इन्हें मैंने जलाया है इसलिए इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। 2N 2NO, ठीक है भैया। N2O2, 1 O चाहिए, यहाँ पे हाफ कर दीजिए, 1 चाहिए, यहाँ पे हाफ कर दीजिए। बाकी आपको पता है सब गैसेस हैं, सामने भी सारी जो बनी है वो गैसेस हैं। ये जो रिएक्शन बोर्ड पे आपके सामने 3 लिखी हैं, ये 3 ऐसी कंबशन रिएक्शंस है जिनका डेल्टा H ऑफ कंबशन नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव होता है। यानी ये वो रिएक्शन है जो कंबशन तो हैं पर कंबशन के बाद भी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक ना होके कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो ज्ञान की बात नंबर 1 यही है बेटा कि हीट ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होती है, पर 3 ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इनकम्प्लीट सा कंबशन होता है, और इन 3 केसेस में हमेशा याद रखिएगा हीट ऑफ कंबशन पॉजिटिव आ जाती है। वो 3 रिएक्शंस ये हैं, यानी किसी चीज को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करे, जलाएं, तो हमेशा एनर्जी निकलती है। इसीलिए कहते हैं कि वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में जाता है, क्योंकि एनर्जी निकलने का मतलब एनर्जी का कम होना। क्लियर है? फिर कहते हैं ना, वो कभी कभी भूतों की पिक्चरें देखी होंगी, तो कहते हैं ना इसकी लाश को लाके जला दो तो आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, अपनी स्टेबल स्टेट में चली जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। तो जलाने से क्या होता है कि एनर्जी निकल जाती है बेटा। जब एनर्जी निकल गई तो जो आत्मा इधर उधर भटक रही थी भूत बन के, वो निकल गई, चली गई, अपना इधर उधर तत्वों में, एलिमेंट्स में मिल गई, तो भूत खत्म हो जाता है। पता नहीं जो भी होता है, पिक्चर वाले जाने। मैंने तो आपको सिखा दिया, समझ में आया है? केवल ये 3 इनकम्प्लीट कंबशंस हैं जहां पे हीट ऑफ कंबशन पॉजिटिव है, अदरवाइज हर रिएक्शन में हीट ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होती है। सी का मतलब कंबशन। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ज्ञान की बात नंबर 1। आइए दूसरी बात पर चलते हैं। ज्ञान की बात नंबर 2 ये कहती है, ज्ञान की बात नंबर 2 ये कहती है, कहते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एनी एलिमेंट। याद रखिए मैंने कंपाउंड नहीं लिया है बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसी एलिमेंट की। एनी एलिमेंट इज directly related
बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है, रिलेटेड विथ हीट ऑफ फॉर्मेशन। किससे रिलेटेड है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड, उसकी ऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन से। कैसे? ऐसे। देखिए मैं आपको रिएक्शन लिख के बताऊं सबसे पहले, या मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताऊं सबसे पहले? तो पहले फार्मूला दिखा देता हूं, फिर मैं आपको सिखा भी दूंगा कि वो फार्मूले में जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज क्या है और हम कैसे लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मेरी चीज को, क्या बोल रहा हूं। वो कह रहा है कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट की जो हीट ऑफ कंबशन है वो बराबर होती है N इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड। अब सवाल है कि सर ये N बीच में क्या बवाल है? तो इस N को सीखने के लिए आपको कुछ रिएक्शंस को देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज दैट N। तो N इज नथिंग, इट इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है? याद रखिएगा ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट जो बना है। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन हो रहे हैं, ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ एलिमेंट इन इट्स नेचुरल स्टेट, इन इट्स, जो भी उसकी नेचुरल स्टेट है या स्टैंडर्ड स्टेट है, ऐसे ही कह सकते हैं नेचुरल स्टेट। ये आइए इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ रिएक्शंस होनी चाहिए, उन रिएक्शन से समझिए। जैसे सपोज करिए कि मैं जलाना चाहता हूं इसे, कार्बन ग्रेफाइट के 1 मोल को लिखूंगा, या सपोज करिए मैं जलाना चाहता हूं हाइड्रोजन गैस के, मैं 1 मोल लिखूंगा, या सपोज करिए कि मैं जलाना चाहता हूं बोरान या एल्यूमिनियम सॉलिड, मैं 1 मोल लिखूंगा। पहली चीज, जिन्हें मुझे जलाना था उनके मैंने 1 मोल लिख दिया। अब मैं इन सबको बेटा जलाने जा रहा हूं, तो इन सभी को जलाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगी? ऑक्सीजन। जो भी अमाउंट ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा हम उसे बैलेंस कर लेंगे, मैंने एरो पे लिखा है, बैलेंस ना भी करूं फिलहाल तो चलेगा। तो जब बैलेंस जलाएंगे तो क्या बनेगी यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा यहाँ पे? H2O। नेचुरली तो लिक्विड ही होता है, तो मैं लिक्विड लिख देता हूँ, गैस बन जाए तो बना लेंगे। यहाँ क्या बनेगा? B2O3। पर यहाँ क्योंकि 1 मोल है तो यहाँ पे बनेगा हाफ। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। इसी तरह से कल मान लीजिए आपके पास ये एल्यूमिनियम सॉलिड होता और आप इसे भी जलाते, तो क्या बनता? Al2O3। ये भी कितना बनता? हाफ। इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि मैंने आपको यही सिखाया है कि जिसे हम जलाएंगे, ये वाला पोर्शन, इसे हम जला रहे हैं, जिसे हम जलाते हैं उसका 1 ही मोल लिया जाता है हमेशा। अब देखना यहां से हमें n बताना है, n कितना होगा। इसके लिए n कलर बदल दो भाई, तो पहले से दिख रहा है। हमें n बताना है, ये कितना होगा। तो आइए, इसके लिए n बराबर कितना है, इसके लिए n बराबर कितना है, इसके लिए n बराबर कितना है, और इसके लिए n बराबर कितना है। तो ये तो सब 1-1 मोल हैं। तो मोल्स ऑफ ऑक्साइड बता भाई, CO2 के कितने मोल बने हैं? 1। H2O के कितने मोल बने हैं? 1। B2O3 के कितने मोल बने हैं? हाफ। कितने बने हैं? हाफ। तो ये किसकी वैल्यू है? N की वैल्यू। अब देखना व्हाट इज N। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो बने हैं ऑक्साइड, जो मोल ऑफ प्रोडक्ट बने हैं किससे? 1 मोल ऑफ एलिमेंट इन इट्स नेचुरल स्टेट से, इन एलिमेंट के 1 मोल। सबसे पहले लग रहा होगा सर ये 1 मोल का है, 2 है, नहीं। हाइड्रोजन की नेचुरल स्टेट क्या है? H की H2, तो H2। तो ये H2 का कितना है? 1 मोल। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा इतनी? इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए ये कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, क्या ये
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी। यही कह रही है, देखिए, क्योंकि n बराबर बन रखा मैंने बेटा, देख ले 1 into, वो कह रहा है कि इसका मतलब सर हीट ऑफ कंबशन ऑफ बोरान सॉलिड बराबर होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड यानी B2O3 के, बिल्कुल बराबर होगी। n बराबर रख दे बस, हाफ। और होनी भी चाहिए भाई, देख आधा ही तो मोल बना, आधा ही तो मोल बना। यदि मैं फॉर्मेशन बोलता तो 1 मोल बनाता, 1 मोल बनाता इधर 2 लेता, और 2 लेता तो ये 2 इधर कर दे। 2 into हीट ऑफ कम्बशन बराबर हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी जरूरत पड़ने पे अपन इससे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल देंगे। पहले तो ये सोच ले, क्या ये समझ में आया है बेटा तुम्हारे कि मैंने n कैसे निकाला और फिर ये n रखा कैसे यहाँ? अच्छे से देख ले, सोच ले, समझ ले, तभी आगे बढ़ो। हीट ऑफ कंबशन किसी भी एलिमेंट की डायरेक्टली रिलेटेड होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड से, इस तरीके से, ठीक है। n की वैल्यू सिखा दी। अब सवाल है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन से इक्वेट हुई कैसे, उसके लिए मैं ठीक से रिएक्शन समझाता हूँ, 1-2 लिखे भी। आप जो बोर्ड पे लिखा है एक बार इसे अप्लाई करना सीख जाइए, बस ये एग्जाम्पल्स लिखे बेटा 2। इतने में कहीं डाउट लग रहा हो, कोई चीज ऐसी जो आपको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आई, वो आप पूछ सकते बच्चा। हो गया, चलिए हटा दिया जाए। अब इसको समझने के लिए और थोड़ा सा रिएक्शन को देखते हैं। जैसे सपोज करिए मैं कंबशन देखना चाहता हूं कार्बन ग्रेफाइट, ये सॉलिड, या मैं कंबशन देखना चाहता हूं हाइड्रोजन गैस का। जलाने के लिए क्या चाहिए? O2 गैस। इसे जलाने के लिए भी क्या चाहिए? O2 गैस। बाकायदा बैलेंस रिएक्शन देखो, क्या प्रोडक्ट बनाएगा भाई जरा बताना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O लिक्विड। बोल भाई ठीक है। ऊपर वाली रिएक्शन जो मैंने लिखी है, क्या आप सहमत हैं कि वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट लिखी है? ये बताइए। और नीचे जो मैंने लिखा है, क्या आप एग्री करते हैं कि वो हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन लिखी है? पहले तो इतना बताइए जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? और यदि करते हैं तो ठीक है, जो भी वैल्यू होंगे भी लिख दूंगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आपने कंबशन किया है। क्या ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनाया है? हाँ बनाया है। क्या उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन से बनाया है? बिल्कुल बनाया है। किसी कंपाउंड का 1 मोल उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाने पर जो एनर्जी निकलती है या जो दी जाती है वही कहलाती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगी। इसी तरह से यहाँ पे देखो, क्या मैंने ये वाटर का 1 मोल बनाया है? जी हाँ। क्या उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाया है? बिल्कुल बनाया है। तो क्या ये वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के बराबर होगी? बिल्कुल होगी। इतने में कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। बराबर होंगी। और इसकी जो वैल्यू होती है, आइए लगे हाथ में आपके लिए वो वैल्यू भी लिख देता हूं बेटा। इसकी वैल्यू आती है माइनस की 93.5 किलो कैलोरी। इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट माइनस की 68 किलो कैलोरी। ऊपर वाली वैल्यू शायद दिख नहीं रही है, मैं फिर से लिख देता हूं नीचे। चलिए ये वाली जो वैल्यू है नीचे लिख देता हूं, ये होती है बेटा माइनस की 93.5 किलो कैलोरी, और ये है माइनस की 68 किलो कैलोरी। माइनस क्यों है ये आपको पता है, क्योंकि कंबशन भी, यानी मैं कह सकता हूं सीधे सीधे कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन हमेशा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 होगी। हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन हमेशा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगी।
तो कहीं पर मुझे हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दी है, तो क्या आप मानते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दी है? यदि मैं इसको यहाँ पर लिखूं तो शॉर्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि जो भी हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट है वो बराबर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O है। और मैंने आपको पीछे पढ़ाया था दुनिया में किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन उस कंपाउंड की एंथैल्पी के बराबर होती है। छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने यहाँ वाटर लिख दिया है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कर देता हूँ। लीजिए, तो एंथैल्पी ऑफ CO2 के बराबर होगी। और ये वैल्यू आपको दी है माइनस की 93.5 किलो कैलोरी अप्रॉक्सीमेट। बिल्कुल इसी तरह से अगली लाइन में आ जाइए, क्या हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के बराबर है? बिल्कुल है। और दुनिया में किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन उसी कंपाउंड की एंथैल्पी के बराबर होती है, इक्वल्स टू माइनस का 68 किलो कैलोरी अप्रॉक्सीमेट। लीजिए, इसका मतलब हीट ऑफ कंबशन एलिमेंट की केवल उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि उसके ऑक्साइड की एंथैल्पी के बराबर भी होती है। चेक करिए, यानी हमें न्यूमेरिकल लगाना हो तो हम इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो दिमाग में जो चीज बिठानी है वो ये कि यदि तुम्हें हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दी है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दी है या एंथैल्पी ऑफ CO2 दी है। मतलब यदि मुझे एंथैल्पी ऑफ CO2 स्टैंडर्ड पता है या मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 पता है तो क्या मैं बोल दूं कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट पता है? एक ही बात है। यदि मैं कहूं कि मेरे पास हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये रही, तो यही हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के बराबर होगी, यही एंथैल्पी ऑफ वाटर के बराबर होगी। तो क्या मैं रिवर्स बोल सकता हूं कि यदि मेरे पास वाटर की एंथैल्पी है स्टैंडर्ड कंडीशन में तो मेरे पास उस वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन है और वही वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होगी। यानी मैं न्यूमेरिकल में इन्हें जब चाहूंगा इस्तेमाल कर लूंगा। यस और नो? सामने बना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिप नंबर 3 पे चलूंगा, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको इन टिप्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है भाई न्यूमेरिकल्स के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज होती है इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कितनी बार इंपॉर्टेंट है? जितनी बार आप लिखना चाहें उतनी बार लिख लीजिए। ये इतनी ज्यादा बार इंपॉर्टेंट है कि जहां जगह मिले वहीं पे इंपॉर्टेंट छाप दिया मैंने। ये इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, जो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हमें कम समझ में आती हैं। तो आपको लग रहा होगा ये क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट लिखा भी है, इतना इंपॉर्टेंट है, सोच ले, हटा दिया जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं ज्ञान की बात नंबर 3। कहते हैं इफ इन ए रिएक्शन, यदि किसी रिएक्शन में, सपोज ये कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, कहते हैं इफ इन ए रिएक्शन आपको हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, सारे के सारे रिएक्टेंट्स, याद रखिएगा, एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, यदि उन सभी की हीट ऑफ कंबशन आपको गिवन है, देन तो ऐसी कंडीशन में एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, जो उसका एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा उसे निकालने का एक आसान सा तरीका होगा कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू होगा, याद रखिएगा हमेशा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स जितने भी हैं
माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने भी लीजिए, इसे आप इस्तेमाल करेंगे। कहते सर हमेशा तो आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट घटाते थे। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है भाई, अभी भी मैं वही घटाना चाहूंगा, पर एक तरीका बताया मैंने आपको, यानी इट इज जस्ट अ ट्रिक। कभी किसी जमाने से चल रही है ये ट्रिक। ये ट्रिक केवल बनाई इसलिए गई थी ताकि साइन कन्वेंशन सेट हो जाए। तो ठीक है, मैं उल्टा काम कर रहा हूं, पर इससे आंसर बिल्कुल सटीक आते हैं, सही आते हैं। कहते हैं ऐसे 3 केसेस होते हैं, हम लोग बायो के बच्चे हैं। आरबीसी किसमें होता है? आरबीसी किसमें होता है? हीमोग्लोबिन। तो आर का मतलब होता है रिवर्स कर देना, यानी पलट देना। पलटने का मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कर देना। 3 जगह, पहला बी से जब आपको बॉन्ड एनर्जी गिवन हो, सी से जब आपको हीट ऑफ कंबशंस गिवन हो सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, और एच मैंने अलग करके लिखा जब कभी आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालनी हो। तो ऐसी कंडीशन में आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट घटाते हैं, यानी रिवर्स कर देते हैं। बाकी आप नॉर्मल हमेशा इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आरबीसी हीमोग्लोबिन करके याद रखेंगे। और सबसे आसान बात बताओ, हम जब आगे बढ़ के हैश लॉ पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने इसको रिवर्स क्यों किया। अभी तो आप इसे केवल याद कर लीजिए कि कभी भी किसी रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट ऑफ कंबशन गिवन है और आपसे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। आई हैव सम क्वेश्चंस हियर, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं पीएस सेकंड के। आइए इन क्वेश्चंस को करके देखना चाहिए। शीट आपके पास है ही। क्वेश्चन नंबर मेरे में 29 है, आपके में वेरी कर सकता है क्योंकि शायद कुछ करेक्शंस थे इसमें, जैसे 27 गलत था तो मैंने सही कराया था। पता नहीं आपके पास शीट कौन सी है। एक क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बोरान। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था सॉलिड बोरान, यह है बोरान, इसकी हीट ऑफ कंबशन क्या बनाया था इससे? हाफ B2O, याद है ना? किसके बराबर होगी? तो आपको पता है किसके बराबर होगी भैया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 के बराबर, और इसके जितने मोल बने हैं उसे यहाँ पर ले लीजिए। आंसर है हाफ, यानी आपका आंसर हो गया है सेकंड। ये क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको कर दिया, आसान सा क्वेश्चन था। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अपनी कोई खास दिलचस्पी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास। आइए क्वेश्चन नंबर 17 इसे करके देखना चाहता हूँ। वैसे तो आप पे क्वेश्चन लिखा है, फिर भी मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्या कह रहा है? द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कॉमा साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का फार्मूला लिखो जो लिखा है, साइक्लोहेक्सीन C6H10 and cyclohexane C6H12R, इनकी हीट ऑफ कंबशन आपको दी गई है। इसकी हाइड्रोजन की, साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेन की कितनी दी है? माइनस की 241 कॉमा माइनस की 3800 एंड माइनस की 3920 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। कह रहे द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कह रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C6H10, 4 ऑप्शन दिए साइक्लोहेक्सीन की। पूछ पहले तो आप जरा रिएक्शन समझ लीजिए है क्या, पूछ क्या रहा है कि पहले मैं रिएक्शन लिख दूंगा। देखिए ये है साइक्लोहेक्सीन C6H10, इस पे हमने हाइड्रोजन को जोड़ा होगा और इस पाई बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया होगा सिग्मा बॉन्ड यानी साइक्लोहेक्सीन। इस रिएक्शन के लिए पूछा डेल्टा एच क्या होगा। इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है बताइए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कितना है। क्वेश्चन ये बताइए क्या आपके पास इसकी हीट ऑफ कंबशन है साइक्लोहेक्सीन की? जरा चेक करिए। यस
है, कितनी है, -3800। क्या आपके पास हाइड्रोजन की है, बिल्कुल है, -241। क्या साइक्लोहेक्सेन की भी है, यस साइक्लोहेक्सेन की भी है, -3920 किलो जूल। चेक करिए सारी वैल्यूज आपको गिवन। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका डेल्टा एच बताइए, तो रिएक्टेंट की कंबशन माइनस प्रोडक्ट की कंबशन कर दीजिए, गेट योर आंसर आ जाएगा। मैं ऊपर का हटा सकता हूँ, तो राइट बना लीजिए, ऊपर सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन, मुझे डाल दीजिए। तो याद रखिए RBCH, RBC नहीं हीमोग्लोबिन। तो मेरे ख्याल से मैं ऊपर का हटा दूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, छोटा सा काम। नहीं भाई क्या करना है, ट्रिक सामने बनी है, अभी भी मैंने नहीं हटाई है। तो जरा बता क्या आएगा आपका, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बराबर, बोल कितनी आई, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, -3800, हाइड्रोजन की है -241, ये तो इनकी हो गई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3920, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को घटाया। इसको सॉल्व कर ले बेटा, सॉल्व करने पर ये आ जाएगी -121 किलो जूल। ये रहा आपका आंसर, लीजिए। कहीं डाउट हो, क्वेश्चन और उसका सलूशन आपके सामने बना हुआ है, बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 18 है, एक क्वेश्चन नंबर 19 भी है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, हटा दो इसे, समझ में तो आ गया बेटा, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 19, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द कंबशन एंथैल्पीज यानी डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड मेथेन, ऑफ कार्बन कॉमा हाइड्रोजन एंड मीथेन आर, ये आपको दे रहे हैं, माइनस का 395.5, माइनस का 395.5 कॉमा 284 माइनस का है भैया, ठीक है, माइनस का 284.8 एंड माइनस का 890.4 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, ये दे रहा है। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मेथेन, कह रहा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इज, बताइए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेन क्या। इस क्वेश्चन को करना है, चलिए भाई क्वेश्चन को पकड़ा जाए। पहले तो आपको क्या निकालना है, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेन निकालनी है। तो पहले मेथेन के फॉर्मेशन की इक्वेशन क्या है बताइए, ये रहा CH4, इसका एक मोल बनाना है गैस। किससे बनाओगे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2 हाइड्रोजन गैस। बोल भाई कार्बन ग्रेफाइट ही होगा, जो कार्बन की दी ग्रेफाइट की देते हैं, तो यही रिएक्शन है फॉर्मेशन की। इसके लिए पूछ रहा है व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यही रिएक्शन बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, अरे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये बताइए इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो कौन कौन है, सामने नजर आ रहे हो। क्या आपके पास कार्बन की हीट ऑफ कंबशन है, बिल्कुल है, कितनी है जरा बताइए, माइनस की 395.5। क्या आपके पास हाइड्रोजन की भी है, बिल्कुल है, माइनस की 284.8। क्या मेथेन की भी है, मेथेन की भी हीट ऑफ कंबशन है, माइनस की 890.4। ये सारी की सारी वैल्यूज आर गिवन टू अस, हमें दी गई। अब हम इसके लिए डेल्टा एच निकाल लेते हैं। तो बताइए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बराबर रिएक्शन के लिए, कार्बन कितना है 1, तो माइनस 395.5, इसे जोड़ दे, प्लस माइनस तो माइनस होगा 2 इंटू हाइड्रोजन, तो इसका दुगना करेंगे 2 इंटू 2
284.8, ये है 284.8 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, इसकी है 890. इसे सॉल्व कर लीजिए, इतना सा काम करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट, ये आ जाएगा माइनस का 74.7 किलो जूल। यही है आपका आंसर। देख ले भाई कहीं ना समझ में आया। इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया था, इसकी भी कंबशन दी है, इसकी भी कंबशन दी है, इसकी भी कंबशन दी है, तो सीधे सीधे हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट फार्मूला इस्तेमाल किया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की हीट ऑफ कंबशन को घटाया, आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें से, तो चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ येलो एंडेड फास्फोरस दी है, कंबशन ऑफ रोहाम्बिक एंड मोनोक्लोनिक सल्फर्स दी है। आसान आसान से क्वेश्चन हैं, कर लेंगे आप, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। बीसवां क्वेश्चन लगभग ऐसी है जैसे ही आपने किया है। चलिए आसान से क्वेश्चन हैं, उम्मीद करता हूँ आप इन्हें आसानी से कर लेंगे। हटा दूं? आइए, हम लोग ज्ञान की बातें कर रहे थे, आगे चलते हैं। ज्ञान की बात 3 हो चुकी थी, बात करते हैं ज्ञान की बात नंबर 4। बड़ा आसान सा, सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए। कागज चाहिए, मेरे पास है नहीं, नजर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता। कोई बात नहीं, अच्छा मैंने जेब में रख लिया, इसी से समझा दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हम किसी चीज को जलाते हैं, ठीक है, जैसे सपोज करिए, इसी से समझा देता हूँ। ये कागज है, ठीक है, 2 पेपर्स हैं। यदि मैं एक पेपर को जलाऊं तो कुछ हीट निकलेगी, और 2 को जलाऊं तो कुछ हीट निकलेगी। बताइए, जब मैं एक पेपर को जलाऊंगा तो हीट ज्यादा निकलेगी, या जब मैं 2 पेपर को जलाऊंगा तो हीट ज्यादा निकलेगी? बट ऑब्वियस है कि जब 2 पेपर को जलाऊंगा तो हीट ज्यादा निकलेगी। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया में किसी भी कंपाउंड के लिए जब हम उसकी हीट ऑफ कंबशन की बात करते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट और उसके अंदर जो एटम्स आप एलिमेंट जला रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कंबशाइज या बर्न, जिन्हें आप क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, बर्न और ऑक्सीडाइज। यानी सिंपल सी बात यह है कि आप जितने ज्यादा एटम्स जलाएंगे, जितना ज्यादा अमाउंट जलाएंगे, रिलीज होने वाली एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। यस और नो? आइए समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले समझने के लिए आई एम टेकिंग फर्स्ट एग्जाम्पल कि उसने कहा कि आपके पास एक CH4 है, इसको आपने जलाया। फिर उसने कहा आपके पास C2H6 है, आपने इसे जलाया। फिर उसने कहा कि आपके पास C3H8 है, इसको जलाया। फिर उसने आपसे कहा पे C4H10 है, आपने इसको जलाया। पक्का? अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब इसे जलाया जाएगा तो इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, इसमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं। यदि नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं तो क्या इनकी हीट ऑफ कंबशन बढ़ती जाएगी? क्योंकि यहाँ मैं क्या जला रहा हूँ, 1 कार्बन या 2 कार्बन या 3 कार्बन या 4 कार्बन। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10। अच्छा, इनमें यदि मैं सभी में डिफरेंस देखूं, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें और इसमें डिफरेंस किसका है? केवल एक CH2 का। इसमें और इसमें डिफरेंस किसका है? केवल एक CH2 का। इसमें और इसमें डिफरेंस किसका है? केवल एक CH2 का, क्योंकि होमोलोगस है तो डिफर बाई CH2। अब वो क्वेश्चन में यदि कल आपसे ये बोल दे, सपोज करिए कि वो आपको बता रहा है कि इसकी जो हीट ऑफ कंबशन है, सपोज करिए इसकी जो हीट ऑफ कंबशन है उसने आपको दे दी कि वो है 60 किलो कैलोरी। इसकी जो हीट ऑफ कंबशन है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो हीट ऑफ कंबशन है वो उसने दे दी 75 किलो कैलोरी। इसकी जो हीट ऑफ कंबशन है वो उसने आपको दे दी
90 किलो कैलोरी पूछ रहा है, इसकी हीट ऑफ कंबशन क्या होगी। यदि आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा इस चीज को समझें कि यहां से जब आप यहां आ रहे हैं तो कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, 15 किलो कैलोरी। यानी ये 15 किलो कैलोरी किसके लिए है, एक CH2 के लिए। यस और नो, यानी एक CH2 जलाने के लिए 15 किलो कैलोरी देनी पड़ रही है। फिर से देख, यहां से यहां आ रहा है, कितनी देनी पड़ रही है, फिर से 15 किलो कैलोरी ही देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि एक CH2 और बढ़ गया तो एक्स्ट्रा देनी पड़ी। इसका मतलब जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तब भी तो एक CH2 ही बढ़ा है, तो अब भी आपको कितनी देनी पड़ेगी, 15 किलो कैलोरी और देनी पड़ेगी। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर या वैल्यू आ जाएगी जो आपने मार्क कर रखा है, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, 90 में 15 और जोड़ दे, 105 किलो कैलोरी, ये आपका आंसर। समझ में आया बेटा तरीका। जैसे जैसे पर CH2 यानी एक एक CH2 बढ़ता चला जा रहा है, अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो हीट ऑफ कंबशन भी बढ़ती जा रही है। और वो किसके कारण बढ़ रही है, ये जो एडिशनल आपने क्या मिलाया है बेटा, जो CH2 एक एडिशनल मिलाते जा रहा है सब, इसके कारण हीट ऑफ कंबशन बढ़ी है। कितनी बढ़ी है आपके सामने बना हुआ है, अच्छे से सोच लीजिए, कहीं कोई डाउट हो इतने में। अगला एग्जाम्पल इससे समझाता हूं दूसरा। तो जितने एटम्स ज्यादा होंगे, जितना अमाउंट ज्यादा होगा, हमेशा उतनी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, हटा दो। चलिए जरा अगले एग्जाम्पल पर आता हूं फिर से एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो कह रहा है कि एक आपको साइक्लोप्रोपेन दी है, एक उसने आपको साइक्लोब्यूटेन दी है, एक उसने आपको साइक्लोपेंटेन दी है, एक उसने आपको साइक्लोहेक्सेन दी है। इतना बहुत है। कह रहा हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताइए। अब देख यहाँ पे 3 CH2 है, या 4 CH2 या 5, तो ये CH2 आप जोड़ कैसे, देखिए ऐसे कहीं एक पकड़ ले, इसी को पकड़ ले, ये CH2, ये CH2 और ये CH2, यही तो है। इसमें 3 CH2 है, इसमें 4 CH2, इसमें 5, इसमें 6। तो यदि नंबर ऑफ CH2 बढ़ते जा रहे हैं तो अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो हीट ऑफ कंबशन बढ़ती जाएगी। यानी ये इनकी हीट ऑफ कंबशन का क्या होगा, ऑर्डर। सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन किसकी होगी बेटा, साइक्लोहेक्सेन की, फिर साइक्लोपेंटेन की, फिर साइक्लोब्यूटेन की, और सबसे कम हीट ऑफ कंबशन साइक्लोप्रोपेन की, क्योंकि उसमें अमाउंट सबसे कम है जिसे आप जला रहे हैं। अच्छे से देख लीजिए, कहीं आपको कोई डाउट लग रहा हो, कोई बात ऐसी जो समझ में ना आ रही हो, आप पूछ सकते हैं। और अगले इसके बाद जो एप्लीकेशन होगा उस पर चलेंगे, इसी से हटते हुए चौथे के बाद पांचवें पर। इसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बाय हीट ऑफ कंबशन। आप जरा इतना बना लीजिए, मैं बस 30 सेकंड के अंदर एक पेपर लेके आता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि मुझे जरूरत है कागज की और फिलहाल मेरे पास नहीं, तो बस केवल 10 से 15 सेकंड में कागज लेके आ। चलिए वापस आ गए हैं हम। बस कागज चाहिए था मुझे, इसकी जरूरत थी थोड़ी सी समझाने के लिए। क्या जरूरत थी थोड़ी देर समझाऊंगा। फिलहाल मैं इन कागजों को जेब में रख लेता हूँ। क्वेश्चन वाला ऑलरेडी मेरी पॉकेट में रखा है, हटा दिया जाए। सबसे पहले बात करने जा रहा हूं नंबर 5वें टिप की, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। इसको हीट ऑफ कंबशन से कैसे रिलेट किया जाता है, सबसे पहले इस पॉइंट को सीखेंगे। तो देखिए क्या कहता है ये,
ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो उस कंपाउंड की हीट ऑफ कंबशन के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हमेशा। यानी किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी कम, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट कंपैरेबल होना चाहिए, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। यानी फॉर्मूले वेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सेम होना चाहिए, अलग अलग फार्मूला नहीं होना चाहिए कि एक तरफ मेथेन ले लिया एक तरफ पेंटेन ले लिया, फिर तो पेंटेन में 5 कार्बन है मेथेन में 1 कार्बन है, स्टेबिलिटी देखने की जरूरत ही नहीं रही हमें, फिर तुम ये बोल देंगे भैया वो 5 कार्बन का है इसलिए उसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी। चल सबसे पहले मैं तुझे जलाने की बात करता हूँ, खुद ही सोचना स्टेबल चीज को जलाना आसान या अनस्टेबल चीज को। एक बड़ा पुराना सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, सोचिएगा। जब शादी होती है, एक नई नवेली दुल्हन घर में आती है, तो वो नई नवेली दुल्हन घर में अपने को स्टेबल महसूस करती है या अनस्टेबल महसूस करती है? यानी बिल्कुल क्वाइट एडजस्टेबल है, आएगी और फटाक से किचन में घुसेगी, खाना बनाने लगेगी, लीजिए अम्मा जी खाना खाइए, पापा जी के पास जाएगी, लीजिए पापा जी एक पैक लीजिए, पैक बना के पिताजी को पकड़ा दिया। ये सब जानती है क्या वो? नहीं बेटा, वो बिल्कुल हर चीज से अननोन है, सीधी सादी, उसे कुछ नहीं पता है। तो बताइए नई नवेली दुल्हन जब घर में आई है तो स्टेबल है कि अनस्टेबल? वो अनस्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। कुछ भी कर लो उसके साथ, देख कैसे होता है ना, गाँव में बहुत होता है, शहर में तो कुछ नहीं करते लोग, गाँव में बहुत होता है। नई नवेली दुल्हन घर में आई, उसकी जो ननद थी उन्होंने मजाक करने के मूड में क्या किया, जैसे वो घर के अंदर घुसने वाली थी पूरे में गोबर रख दिया और कहा हमारे यहाँ भाभी रिवाज है कि जब नई नवेली दुल्हन पहली बार घर में आती है तो वो अपना बायां पैर पहले गोबर में रखती है, फिर दायां पैर आगे बढ़ाती है, फिर बायां पैर गोबर से निकाल के आगे बढ़ती है। दुल्हन गोबर देखती है, छी, लेकिन फिर भी उसे लगा रिवाज है, वो अनएडजस्टेबल है, वो अनस्टेबल है, उसने अपना पैर गोबर में रख देती है। बेचारी क्या करे, क्योंकि वो अभी किसी चीज के साथ एडजस्ट नहीं हुई है, वो बड़ी अनस्टेबल सी है, रख दिए। होता है ना ऐसे। इसी तरह से अंदर गए तो सास खड़ी थी, सर्दी में 1 गिलास ठंडा पानी लिए, तो बेटा हमारे रिवाज है नई नवेली दुल्हन बाहर से आते तो सर पे पानी डालती है ताकि सब बीमारियां वायरस दूर रह जाए। जो भी रीजन दिया उसने, वो सोचती होगा रिवाज, उस बेचारे सर पे पानी भी ठंडा ठंडा सर्दी में डाल देती, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं, बड़ी अनएडजस्टेबल है, सही ना। चल भाई जलाते हैं नई नवेली दुल्हन को। तो नई नवेली दुल्हन आई, अनएडजस्टेबल थी, सास ने क्या किया, उसको पकड़ा दिया 1 गिलास में केरोसिन, कह दिया इसको बेटा ऊपर से डाल लो, हमारे रिवाज है कि सर पे कुछ डाला जाता है, नारियल का तेल डाल लो। उसने नारियल का तेल समझ के केरोसिन डाली, उसे लगा तो कुछ खराब चीज डाली, उसको क्या पता बेचारी को, तो भैया केरोसिन थोड़ा पड़ गया होगा, 1 गिलास में स्मेल होगी, बैठ गई। सास आई, माचिस की तीली निकाली, खट से नीचे से आग लगाई, दुल्हन स्वाहा। बोल जलाना आसान या मुश्किल? आसान। क्यों? स्टेबिलिटी कम थी। जब किसी चीज की स्टेबिलिटी कम है तो उसे जलाना हमेशा आसान होता है। अब जल गई, यदि जलाना आसान था तो ये बता जलाने के लिए दी गई एनर्जी कम होगी या ज्यादा? आप कहेंगे सर कम होगी। यदि दी गई एनर्जी कम हो तो हमेशा रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा हो जाती है, यानी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। सोच के देख, नई नवेली दुल्हन तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में जल जाए शादी के अगले दिन, तो पूरे मोहल्ले में, तुम घर में पड़ रहोगे, तुम तक खबर आ जाएगी, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि दुल्हन जल गई। कैसे लोग ताक झांक करते हैं ना, जिस घर में नई नवेली दुल्हन हो, झांक रहा था, देखा दुल्हन नजर नहीं आ रही, पूछवा रही है कहाँ, पता चला वो आज सुबह जल गई बेचारी खाना पकाते समय। चाहे वो खाना पकाते समय ही जली हो नेचुरली, पर हम जलाएंगे समझने के लिए, मतलब ये मत सोचिए कि दुल्हन जलानी है, पढ़ना है, समझना है, बस उसके लिए जलानी है अपने को, केवल हाइपोथेटिकल वे में। तो बेटा जल गई तो तुरंत पता चल गया, काम वाली गई, बहू जी जल गई, काम वाली वहां से निकल के फटाक से दूसरे घर के बता रहे बहू जी जल गई, हमें लगता है जला दिया उन्होंने, दहेज के लालची थे। चल लड़की बेचारी खुद जली हो अपनी गलती से, लेकिन ठीक हम तो मान रहे हैं कि जलाई गई। आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो दूसरे घर के वहां बता दिए उन्होंने, दूसरे को, तीसरे को, मोहल्ले में, मोहल्ले से शहर में, शहर से पुलिस थाने में, पुलिस आके ले गई।
कितनी एनर्जी रिलीज हुई, सोच कि उतनी दूर तक पहुंच गई पूरे शहर में। इसका मतलब यदि स्टेबिलिटी कम थी, नई नवेली थी, तो उसकी हीट ऑफ कंबशन बहुत ज्यादा थी, उसे जलाना आसान था, हीट ऑफ कंबशन बहुत थी, बहुत सारी एनर्जी उसने रिलीज की। क्या बात समझ में? तपिश दूर तक गई। एक बड़ा सा लट्ठा जलाओ तो दूर तक आग नहीं देता, पर छोटी छोटी टुकड़ों की आग लगा दो होली बना के, दूर तक उसकी आंच जाती है, दूर तक एनर्जी जाती है, जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल वही बात है कि जब अनस्टेबल है तो दूर तक एनर्जी गई। इसलिए नई नवेली दुल्हन को जलाना पाप होता है बेटा, नहीं जलाना चाहिए। इंतजार करिए, सब्र करिए, 5-6 साल 7 साल। शादी के 8 साल बाद अब दुल्हन हो गई है स्टेबल, पूरा घर अनस्टेबल हो गया होगा, पर दुल्हन हो गई होगी स्टेबल। अब यदि हस्बैंड आया कैरोसिन लेके, तो दुल्हन बाहर से देखेगी, ये क्या लाया भैया? कहते कैरोसिन, ये क्यों लाया हमारे घर पे? इसकी क्या? 6 सवाल पूछेगी, 36 इंक्वायरी करेगी, तब कहीं जाके शायद तैयार, अच्छा रख दो कोने में। हस्बैंड ने रख दिया, इंटेंशन जलाना ही है भैया, अब कैसे भी हमने उसको मैनिपुलेट किया, रख दिया। पर दुल्हन बड़ी अलर्ट रहेगी, लेकिन बेचारी खाना बनाते समय सब भूल गई, अपना गुनगुना रही थी। जलाने के लिए अपन देखा कि मस्त है वो, सास ससुर ननद सब आए, हस्बैंड ले आया केरोसिन। जैसे ही दुल्हन को लगा, कोई पीछे उसने घूम के देखा किचन में, पीछे हस्बैंड सास ननद सब खड़े थे और हाथ में केरोसिन। तुरंत समझ गई क्या होना है। तो बताओ, अपने को बचाने के लिए लड़ेगी या नहीं? खूब गजब लड़ेगी। जब वो लड़ेगी तो कैरोसिन छिनाएगी, छीना झपटी में कुछ कैरोसिन हस्बैंड के ऊपर, कुछ सास के ऊपर, कुछ ससुर के ऊपर, कुछ ननद के ऊपर, जितने लोगों के सब पे थोड़ा थोड़ा तो भैया गिरेगा। इतना आसान नहीं जलाना, क्योंकि वो बड़ी स्टेबल है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके सबने मिल मिला के लड़की को जला दिया। जल वो लोग भी गए, क्योंकि उनके ऊपर भी कैरोसिन था, पर लड़की को पूरी तरह जलाया, वो थोड़े थोड़े जले बेचारे तो गलती से बोल गया, थोड़े थोड़े जले। बाकी हाइपोथेटिकल है, रियलिटी से कोई मतलब नहीं कि तुम ये सोच रहे हो कि दुल्हन जलानी है ना भैया, इसे पाप है। हम तो केवल समझने के लिए सीख रहे हैं। तो वो जो दुल्हन जलाई गई है, जली नहीं, जलाई गई, इंटेंशनली जलाई गई, लेकिन अब किसी को पता ही नहीं। हमने उसको जला भी दिया, लोगों से बता दिया भैया खाना पका रहे, जल गए, हम लोग भी जल गए, हाथ दिखाने लगे। लोगों ने कहा अरे बाप रे, बड़े भले लोग थे। ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। काम वाली आई, महीने भर तक उसे पता ही नहीं, फिर बहू जी कहाँ है? कहते बेटा वो एक दिन काम करते करते जल गई। अच्छा, तो काम वाली भी सोचेगी ये लोग तो अच्छे लोग हैं, बहू जी जल गई होंगी। तो अब देख, दूर तक खबर नहीं गई, और उसे जलाना कितना मुश्किल हो गया था, यानी एनर्जी रिलीज कम हो गई। तो जैसी जैसी स्टेबिलिटी बढ़ी, हीट ऑफ कंबशन यानी निकलने वाली एनर्जी कम होती चली गई। तो पहली चीज, स्टेबल चीज को जलाना मुश्किल होता है, अनस्टेबल चीज को जलाना हमेशा आसान होता है। और जलाना आसान का मतलब दी जाने वाली एनर्जी उतनी कम होती है, तो रिलीज होने वाली एनर्जी हमेशा उतनी ज्यादा है। तो कोई चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, उसकी हीट ऑफ कंबशन हमेशा उतनी कम होगी। जैसे हमने आइसोमेरिज्म में एक चीज सीखी थी, ठीक उसी क्वेश्चन को यहाँ पे उठाते हैं। हमने इसके बारे में सीखा था, याद हो तो, ये क्या है? 2-ब्यूटीन। इसकी 2 फॉर्म्स आपने सीखी थी, याद है कौन कौन सी बेटा? एक आपने पढ़ी थी सिस-2-ब्यूटीन, यदि आपको याद हो, और एक बेटा आपने इसकी फॉर्म पढ़ी थी ट्रांस-2-ब्यूटीन। एक सिस फॉर्म थी, एक ट्रांस फॉर्म थी। पता भैया कौन ज्यादा स्टेबल थी, सिस के ट्रांस? तो सिस जो थी ये लेस स्टेबल थी, यदि आपको याद हो, ये लेस स्टेबल थी। और ट्रांस कैसी थी बेटा? ये मोर स्टेबल थी। तो किसे जलाना आसान होगा, सिस को कि ट्रांस को? सिस को। तो सिस को जलाने के लिए दी जाने वाली एनर्जी कैसी होगी? कम। तो निकलने वाली कैसी होगी? ज्यादा। स्टेबिलिटी कम तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा, यानी हीट ऑफ कंबशन का जो ऑर्डर होगा वो किसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी? सिस की हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी ट्रांस से, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी हीट ऑफ कंबशन कम हो जाती है हमेशा। क्या समझ में आया बेटा? कोई चीज जितनी स्टेबल है उसे जलाना उतना मुश्किल है, जितनी अनस्टेबल है उसे जलाना उतना आसान है। जलाना आसान यानी ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी, जलाना मुश्किल यानी थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी। देख लीजिए, ऐसे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड हमने चेक की है एल्कीन्स में। कहते हैं सर स्टेबिलिटी और किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? देख बेटा, काफी स्टेबिलिटी आपने रेजोनेंस से सीखी थी, यदि आपको याद हो, कहाँ पे? केमिकल बॉन्डिंग में। कुछ हम लोग इसमें भी आगे रेजोनेंस एनर्जी निकालना सीखेंगे। कुछ हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स पढ़ेंगे। थोड़ा मैं आपको और दिखा देता हूँ स्टेबिलिटी के बारे में। सपोज करिए कि आप एल्केन्स की बात कर रहे हैं या हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ
कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स की सपोज करिए, तो इसको पहचानना बड़ा ही आसान होता है। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं ओपन चेन और एक जिन्हें हम कहते हैं साइक्लिक। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, ओपन चेन। ओपन चेन में हमेशा याद रखिए ज्ञान की बात कि स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ ब्रांचिंग या साइड चेन। जितनी ज्यादा उसमें ब्रांचिंग बढ़ेगी, याद रखिए उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम होगी उसकी हीट ऑफ कंबशन। पर याद ये रखना है कि ये सब क्या होने चाहिए, आइसोमर्स होने चाहिए। क्लियर। अब सवाल है सर ब्रांचिंग से इसका क्या लेना देना, आइए मैं आपको सिखाता हूं। देखिएगा, सिखाने के लिए आई एम वेरी फर्स्ट राइटिंग हियर एग्जांपल है। एक एग्जांपल लिख लेता हूं, जैसे इससे ये लिखी है नॉर्मल पेंटेन, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग। मैंने इसमें एक ब्रांचिंग लगा दी, CH3 CH3 मैं फिर से लिखता हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ गई है, थोड़ा एंड से लिखता हूँ, यहाँ से। सबसे पहले ये लिखी है नॉर्मल पेंटेन, इसको देखिए इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, नॉर्मल पेंटेन। अब मैंने इसमें एक ब्रांचिंग कर दी, क्या नाम है, आइसोपेंटेन। सेकंड कार्बन पर CH3 की साइड चेन। मैंने इस पे और एक ब्रांचिंग कर दी, सेकंड कार्बन पर दो साइड चेन, इसका नाम है नियोपेंटेन। लीजिए, कह रहा है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो आपने कहा जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं, ये इट इज मोस्ट स्टेबल, और ये सबसे कम स्टेबल है, इट इज लीस्ट स्टेबल, और ये इन दोनों के बीच में। तो मैं इनकी कोडिंग कर देता हूं भैया, सबसे आसान हो जाएगा हमारे लिए कि ये हमारी हो गई है जो लीस्ट स्टेबल है सबसे पहली, ये रही नंबर 1, ये रही नंबर 2, और ये रही नंबर 3। कोडिंग से फायदा ये रहेगा, मैं कंबशन का ऑर्डर दिखा दूंगा। अब जरा समझिएगा कैसे पता चला है स्टेबिलिटी के बाद। ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, एक पेज है बिल्कुल फ्लैट पेज है, सही है, ऐसा ये रहा, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है पेंटेन का। ये जब इसमें ब्रांचिंग हुई, अभी तक ये फ्लैट था, बिल्कुल फ्लैट, ये स्ट्रक्चर था ऐसे, और जब इसमें ब्रांचिंग हुई होगी, यहाँ पे देखिए ब्रांचिंग हो गई, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, स्फेरिकल। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा हो गया, हेमीस्फेरिकल। सही है, यानी ये कैसा है, फ्लैट। इसे जलाना देखिए कितना आसान, मैंने ऐसे पकड़ा, यहाँ से माचिस की तीली लगा दी, खट से जल जाएगा, ढेर सारी एनर्जी निकली, एकदम से गर्मी महसूस होगी आपको। आप छोड़ देंगे इसे, ये यहाँ तक जल पाएगा पूरा, जो आप छोड़ देंगे गर्मी इतनी आएगी हाथ पे, पक्का सहमत है। इसको जलाना आसान। अब देख मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको छोटा कर दिया, इसका सरफेस एरिया कम कर दिया, क्या बना दिया इसको, ऐसा स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी ऐसा, ये बन गया, वही कागज है ये, इसको जलाना है। अब इसे जलाना आसान है मुश्किल, मुश्किल। अमाउंट उतना ही है, एटम्स उतने ही हैं, पर अब दी जाने वाली एनर्जी ज्यादा हो गई, अब इसे जलाना मुश्किल। तो इसके जलने पर एकदम से हाथ जलेगा, बहुत एनर्जी निकलेगी, नहीं, अब उतनी एनर्जी नहीं मिली आपको। देख निकलती उतनी है, पर क्योंकि देनी ज्यादा पड़ती है, तो जो डिफरेंस हो जाता है दोनों का, वो इसके केस में कम हो जाता है। डिफरेंस ही है हीट ऑफ कंबशन दो का, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का, ये याद रखिएगा। तो इसमें देनी ज्यादा पड़ी तो मिलने वाली हीट ऑफ कंबशन कैसी हो गई, कम। इसीलिए ब्रांचिंग बढ़ने से, जब ये स्फेरिकल है, सरफेस एरिया कम है, तो जलाना मुश्किल है। हमेशा जो चीज कम स्टेबल, सॉरी, जो चीज ज्यादा स्टेबल है, जैसे पुरानी दुल्हन, उसे जलाना मुश्किल था। जो अनस्टेबल या कम स्टेबल है, नई दुल्हन, उसे जलाना आसान था। तो ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसे जलाना आसान, इसे जलाना मुश्किल हो जाता है। तो जो ब्रांचिंग होती है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर तो लिखा है,
यदि वो कहे हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताइए क्या होगा, तो हम कहेंगे बेटा कि जो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन फर्स्ट की होगी, फिर हीट ऑफ कंबशन सेकंड की होगी, और फिर हीट ऑफ कंबशन थर्ड की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी कम। तो ये ऑर्डर है हीट ऑफ कंबशन का, और इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का, क्योंकि स्टेबिलिटी हमेशा, याद रखिए, भी बताया था, स्टेबिलिटी हमेशा हीट ऑफ कंबशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी हीट ऑफ कंबशन। ये तो ओपन चेन की बात हुई भैया कि ओपन चेन में हमेशा ब्रांचिंग बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रिमेंबर, ओपन चेन में ब्रांचिंग बढ़ने से स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है। क्या मैं इन्हें हटा दूं? एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। ये ओपन चेन की बात है, याद रखिएगा इसकी बात की बेटा, ओपन चेन। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं आपको इसे। जैसे सपोज करिए उसने कहा कि एक आपके पास ब्यूटीन है, ब्यूटीन, क्या इसमें कहीं कोई ब्रांचिंग नजर आ रही है? नहीं। और एक आपके पास आइसोब्यूटीन है, ये देख भाई, क्या इसमें आपको ब्रांचिंग नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगी? आइसोब्यूटीन। इससे ये ज्यादा स्टेबल है, चाहे इससे हो चाहे ट्रांस हो। आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल ऑन दिस। कैसी है बेटा? मोर स्टेबल। और यदि ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी हीट ऑफ कंबशन कम होगी, और ये लेस स्टेबल है तो इसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी। तो जितनी ब्रांचिंग आप बढ़ाते जाएंगे हाइड्रोकार्बन ओपन चेन में उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जितनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, हमेशा याद रखिए, उतनी हीट ऑफ कंबशन कम होती जाएगी। पर फार्मूला सेम होना चाहिए। ये हमसे गलती अक्सर हो जाती है कि मान ले वो कल की तारीख में यहीं पर एक और ब्रांच लगा के 5 कार्बन की बना दे, तो 5 कार्बन की एल्कीन की हीट ऑफ कंबशन को 4 कार्बन की एल्कीन से कंपेयर मत करिएगा स्टेबिलिटी में। 4 कार्बन को 4 से, 5 कार्बन को 5 से, क्योंकि शर्त यही थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट सेम रहना चाहिए। क्लियर? हटा देते हैं। तो ये तो बेटा बात थी ओपन चेन की। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। किसकी बात करते हैं? इन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, HC मतलब हाइड्रोकार्बन्स, पूरा ही लिखता हूं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। यदि हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन की बात करें तो याद रखिएगा साइक्लो में जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन या साइक्लोएल्कीन यानी साइक्लिक कंपाउंड्स में जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा याद रखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन यानी तनाव इन रिंग के। अब ये स्ट्रेन कौन सी है? इसे बोलते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन। ये क्या चीज है भाई? और याद रखिएगा स्टेबिलिटी से हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, देख रहे ये बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे करके सब में, और इन बॉन्ड्स के बीच के यदि आप बॉन्ड एंगल की बात करें इसकी, तो ये बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री का। और यदि ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का है तो ये दोनों बॉन्ड पास पास है। यदि पास पास है तो इलेक्ट्रॉन पास पास है, इलेक्ट्रॉन पास पास है तो रिपल्सन बहुत है, रिपल्सन है तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी घटेगी, क्योंकि इसमें स्ट्रेन बहुत है, तनाव बहुत है, रिपल्सन बहुत है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से थोड़े एंगल को बढ़ा के 4 कार्बन दे दिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब भी वो इलेक्ट्रॉन्स हैं पर अब पहले से दूर दूर हो गए। क्यों दूर दूर हो गया बेटा? क्योंकि अब ये जो एंगल था ये बढ़ के कितने का हो गया है? 90 डिग्री का। और एंगल बढ़ते ही इसका जो तनाव था, जो स्ट्रेंथ था, वो कैसी हो गई? कम। यानी कौन ज्यादा स्टेबल? ये बना। आइए और थोड़ा सा कम कर दे, 5 क्या कर ले और कम कर दे, 6 क्या कर ले। हम पीछे पढ़ चुके हैं
कि 6 कार्बन की साइक्लो एल्केन सबसे स्टेबल है, यानी कि मैं बगल में 7 कार्बन की लिखूं तो 7 कार्बन की स्टेबिलिटी 6 कार्बन से कम हो जाती है, याद रखिए। तो दैट विल बी योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। कहते सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब तुम कहोगे सर यहाँ फिर ऐसा क्यों हुआ? भाई एंगल तो बाहर भी है ना, यदि आपने इस एंगल को 120 से भी ज्यादा कर दिया तो बाहर के एंगल जो हाइड्रोजन दो लगे हैं इनके बीच का एंगल तो बहुत कम हो जाएगा। जब इनके बीच का बहुत कम हो जाएगा तो फिर ये रिपल्सन शुरू हो जाएगा, और रिपल्सन चाहे कोई भी हो, याद रखिए रिपल्सन चाहे कोई भी हो वो हमेशा स्टेबिलिटी को कम करता है, क्योंकि रिपल्सन से हमेशा एनर्जी बढ़ती है। अब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, पर एक बात याद रखिए, पूछा जाए हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा वो भी यही होगा यहाँ पे, हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर। क्यों? क्योंकि देखिए 6 कार्बन है या 5 है या 4 है या 3 है, जितने ज्यादा कार्बन जलाएगा हमेशा उतनी ज्यादा होगी हीट ऑफ कंबशन। तो स्टेबिलिटी से हीट ऑफ कंबशन कंपेयर तो करते हैं, पर तब जब फॉर्मूला सेम होता है। कल वो कहेगा जैसे क्वेश्चन में कि हमारे पास एक साइक्लोब्यूटेन है, ये रहा, सॉरी साइक्लोप्रोपेन है, और एक हमारे पास साइक्लोपेंटेन है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है एंड हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि नंबर ऑफ CH2 ज्यादा है। इसमें कितने CH2 है देखना, 1 2 3 CH2। इसमें कितने CH2 है? कलर थोड़ा सा कर लेता हूं, 1 2 3 4 और एक 5। अब मेरी बात को समझना, इसमें कह रहा है कि 3 CH2, कितने CH2 बेटा? 3 CH2। 3 CH2 को जलाने के लिए मान लीजिए इसको जलाने पर कितनी एनर्जी मिल रही है आपको? -90 किलो जूल, कैलोरी, जूल कुछ कम, किलो कैलोरी। अगर इसको जलाने पर कितनी मिलेगी? ज्यादा, क्योंकि 3 के लिए 90 तो 1 के लिए हो गई 30, तो 5 के लिए हो गई 150, पर 150 नहीं मिली क्योंकि ज्यादा स्टेबल था, तो पता चला कितनी मिल गई? 120 किलो कैलोरी। मिलनी 150 चाहिए थी 30 के हिसाब से, पर कम मिली। क्यों? स्टेबिलिटी बढ़ गई, और स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण इसकी हीट ऑफ कंबशन थोड़ी कम हो गई। पर हाँ, इससे फिर भी ज्यादा है, देख ले, इससे फिर भी ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ CH2 ज्यादा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जितना अमाउंट ज्यादा होता है उतनी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होती है। तो ये थी स्टेबिलिटी। तो हम हीट ऑफ कंबशन से स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड को भी बता सकते हैं। एक छोटी सी हेडिंग और है, फ्यूल वैल्यू। आइए उसे भी पढ़ा देता हूं, या चलिए उसे अगली क्लास में कर लेंगे। वैसे ये लास्ट हेडिंग है फ्यूल वैल्यू। फ्यूल वैल्यू पढ़ने के बाद खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। चलिए अगली क्लास में हम फ्यूल वैल्यू कर लेंगे, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे बॉन्ड एंथैल्पीज या बॉन्ड एनर्जी की तरफ। ये लाइक करा ही देता, छोटा सा ही तो, ये तो समझ में आ गया ना। चलिए आइए लास्ट हेडिंग खत्म करते हैं इसको, छठी ज्ञान की बात। आइए मिलते हैं इससे। व्हाट इज दैट? फ्यूल वैल्यू। शॉर्ट में हम इसे FV लिख देंगे, हालांकि आगे हम लोग इसे सरफेस में फ्लोक्लेशन वैल्यू में भी FV लिख देते, तो यहाँ फ्यूल वैल्यू याद रखिएगा। व्हाट इज फ्यूल वैल्यू? कहते होती क्या है? तो कहते हैं फ्यूल वैल्यू में जब हम किसी भी फ्यूल का 1 ग्राम जलाते हैं या 1 ml लिक्विड या गैसोस फ्यूल का जलाते हैं, तो वो जो एनर्जी देता है वही कहलाती है फ्यूल वैल्यू। तो कहते हैं इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कब? व्हेन केवल 1 ग्राम सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी फ्यूल या 1 ml, amount of energy released when 1 gram of any fuel is burned, जब आप इसे जलाते हैं इन ऑक्सीजन, तो जो एनर्जी मिलती है वही कहलाती है फ्यूल वैल्यू। 1 मोल को जलाने पर कितनी मिलती है? तो 1 मोल को जलाने पर जो मिलती है वो कहलाती है हीट ऑफ कंबशन।
1 मोल किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट के। यानी यदि मैं हीट ऑफ कंबशन को कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट या एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूं, यानी मास से डिवाइड कर दूं, तो ये पर यूनिट मास आ गया, यानी 1 ग्राम के लिए आ गई। इसी को कहते हैं फ्यूल वैल्यू। ये फ्यूल वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, हमेशा याद रखिए, फ्यूल उतना अच्छा होता है। ये फ्यूल वैल्यू जितनी कम होती है, फ्यूल उतना खराब होता है। जैसे क्वेश्चन भी है इसका, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या क्वेश्चन, सुनिए। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है द हीट ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 एंड C4H10 यानी ब्यूटेन इनके आपको वैल्यूज दे रहा है। कितनी वैल्यू दे रहा है बेटा? माइनस की 890.3, मैं बस इतनी मान लेता हूँ, किलो जूल, एंड ब्यूटेन की दे रहा है माइनस की 28,2878 किलो जूल। कह रहा है द फ्यूल विच इज मोर एफिशिएंट, द फ्यूल which is more efficient। कौन सा फ्यूल ज्यादा एफिशिएंट है? आंसर में दे रहा है मेथेन, ब्यूटेन, बोथ आर इक्वल एफिशिएंसी, नन, ऐसे करके। तो आपको हीट ऑफ कंबशंस दिए बेटा दोनों की, और आपसे फ्यूल एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो पहले तो आपको इनकी क्या निकालनी पड़ेगी? फ्यूल वैल्यूज। और फ्यूल वैल्यू कैसे निकालते हो? फ्यूल वैल्यू बराबर हीट ऑफ कंबशन, पहले की कितनी दी है? 890 माइनस का डिवाइडेड बाई मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट बता दे कितना होता है? 16। सॉल्व कर लेंगे इसे। जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगी माइनस की 55.6, यानी इतनी एनर्जी निकली। और यही जब ब्यूटेन के लिए देखेंगे, ये मेथेन की होगी, जब इसी को ब्यूटेन के लिए देखोगे तो कितनी है? 2878 माइनस का डिवाइडेड बाई ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट 12 चौक 48 और 10 58, 60 मान देते, 50 से भी कम आएगी। तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट 49.6 माइनस। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ये, या कितनी मिल रही है? 55.6, या कितनी मिल रही है? 49। तो कौन सा फ्यूल अच्छा हुआ? ये वाला। यानी कौन सा फ्यूल? मेथेन इज बेटर फ्यूल। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है? ज्यादा है। क्या समझ में आई बेटा? व्हाट इज फ्यूल वैल्यू? क्या होती है फ्यूल वैल्यूज? क्लियर है इतना? तो ये है ऑर्डर ऑफ फ्यूल। ये है फ्यूल वैल्यू 1 ग्राम के लिए जो निकाली जाती है। ठीक है, खत्म हुआ यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन। एक ऑर्डर होते हैं फ्यूल वैल्यूज के, कुछ फ्यूल्स के लिए, उन्हें मैं अगली क्लास में आपको दिखा दूंगा। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बनाना।